नमस्कार। आज का जो हमारा विषय है वो अनुवाद के बारे में है कि अनुवाद की परिभाषा और उसका स्वरूप क्या है। इसके बारे में जितने भी अभ्यासपरक के प्रश्न उत्तर बनेंगे मैं आपको इसमें बताऊंगी। सबसे पहले तो हमें ये होना चाहिए कि अनुवाद का अर्थ और स्वरूप क्या होता है। अनुवाद मूलतः संस्कृत भाषा का शब्द है। यह अनु उपसर्ग तथा वाद दो शब्दों के जुड़ने से बना है। अनु का अर्थ है पीछे तथा वाद का अर्थ है बोलना। अनुवाद का अर्थ हुआ पुण्य कथन या किसी के कहने के बाद फिर कहना। कालांतर में ये अर्थ संकुचित हो गया है। आज इसका अर्थ है एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में ले जाना। अनुवाद के विषय में विभिन्न विद्वानों ने अपनी भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं, जिनमें डॉक्टर पूर्णचंद टंडन का नाम मूलतः प्रमुख रूप से लिया जाता है। उनका मानना है कि मूल पाठ में निहित भावों विचारों को अल्प भाषा में अक्षुण्ण रूपांतरित करने एवं सौंदर्य उपकरणों को सहज रूप में अभिव्यक्त करने की संप्रेषण प्रक्रिया अनुवाद है। उसके बाद दूसरे भाषा वैज्ञानिक हुए हैं डॉक्टर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव। उन्होंने भी अनुवाद के विषय में अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं। उन्होंने माना है कि एक भाषा की पाठ्य सामग्री में अंतर्निहित तथ्य का समतुल्यता के सिद्धांत के आधार पर दूसरी भाषा में संगठनात्मक रूपांतरण अथवा सृजनात्मक पुनर्गठन ही अनुवाद कहा जाता है। अनुवाद के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। नंबर 1 शब्द अनुवाद होता है, भावानुवाद, छाया अनुवाद, सारा अनुवाद, व्याख्या अनुवाद और आशु अनुवाद। इसमें हम देखेंगे कि शब्दानुवाद क्या होता है। इस अनुवाद में स्रोत भाषा की रचना के प्रत्येक शब्द पर ध्यान दिया जाता है। यह अनुवाद शब्द प्रति शब्द होता है। इसका मतलब यह है कि स्रोत भाषा के प्रत्येक शब्द का अनुवाद लक्ष्य भाषा में उसी क्रम में किया जा सकता है। नंबर 2 पर हमारे जो आता है वो भावानुवाद। इस प्रकार के अनुवाद में मूल रचना के शब्दों एवं वाक्य रचना आदि पर ध्यान न देकर उसके भाव या अर्थ पर ध्यान दिया जाता है। शब्द अनुवाद में जहाँ मूल सामग्री की भाषा पर ध्यान दिया जाता है, वहाँ भावानुवाद में रचना के मूल भाव पर ध्यान दिया जाता है। नंबर 3 पर छाया अनुवाद। स्रोत भाषा की मूल रचना को पढ़ने के बाद अनुवादक जो कुछ समझता है, अनुभव करता है या जो छाप उसके मन पर पड़ती है, उसको लक्ष्य भाषा में जब वह रूपांतरण करता है तो उसे छाया अनुवाद कहते हैं। नंबर 4 है सारा अनुवाद। इस प्रकार के अनुवाद में स्रोत भाषा की मूल रचना की मुख्य बातों को लेकर उन्हें लक्ष्य भाषा में संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें संक्षिप्तता, सरलता और स्पष्टता की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा में होने वाले वाद विवादों का अनुवाद मूलतः इसी प्रकार से होता है। नंबर 5 पर हमारा आता है व्याख्या अनुवाद। इसमें स्रोत भाषा की कृति का अनुवाद करते समय मुख्य विषय की व्याख्या होती है। ऐसा करते समय महत्वपूर्ण अंशों का स्पष्टीकरण करने के लिए अनुवाद उदाहरण अथवा प्रमाण देता हुआ चलता है, क्योंकि इसमें मात्र अनुवाद न करके व्याख्या की जाती है और इसे व्याख्या अनुवाद कहा जाता है। अंतिम हमारा होता है आशु अनुवाद। जब भिन्न भिन्न बोलने वाले व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं उस समय इसकी सहायता ली जाती है और उनकी सहायता के लिए तत्काल भाषांतरण की जरूरत पड़ती है। ऐसा करने वाले व्यक्ति को आशु अनुवादक या दुभाषिया कहते हैं। इस प्रकार के अनुवादक को अधिक सोचने अथवा कोश आदि की सहायता लेने का अवसर नहीं मिलता, फिर भी उससे आशा की जाती है कि उसका अनुवाद सटीक व सुंदर हो। इसीलिए इसका नाम आशु अनुवाद के रूप में परिभाषित किया जाता है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में आशु अनुवादकों की आवश्यकता पड़ती है।
संसार में अनेक भाषाएं हैं। प्रत्येक भाषा की संरचना अपने ही प्रकार की होती है, उसकी अपनी ही कुछ विशेषताएं होती हैं। इसलिए जब हम एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करते हैं तब हम इन विशेषताओं का पूरा ध्यान रखते हैं। अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करते समय भी हमें 3 बातों पर समुचित ध्यान दिया जाता है और ये भी आशु अनुवाद के अंतर्गत आता है। ये जो 3 प्रमुख बातें हैं वो हैं व्याकरण संबंधी नियमों का उचित पालन किया जाए, शब्द रचना के नियमों का भी ध्यान दिया जाए और उच्चारण की भिन्नता के आधार पर अनुचित शब्दों का ध्यान रखा जाए। इसमें मैंने अनुवाद से संबंधित जो अभ्यास के लिए प्रश्न हैं वो भी दिए हैं। आप सभी उनका अभ्यास कीजिए और इस व्याख्यान को स्पष्ट रूप से कीजिए।